कोई बात नहीं। यहाँ पे या हाय वेंकी, हाय हिमांशु, या हाय रोहित, या so there are some people who are joining, या ठीक है दादा। तो हम लोग ऑलरेडी तुमने फेसबुक में वहाँ मैसेज छोड़ दिया है ना कि वी आर लाइव ऑन इंस्टा नाउ। या फेसबुक में मैंने मैसेज छोड़ दिया ताकि वहाँ पे जो लोग आए हैं तो दे कैन कम हियर। या फेसबुक में मैंने मैसेज छोड़ दिया है। हाँ, एक बार अपने पेज पे भी मैसेज छोड़ देता हूँ। प्रोफाइल पे मैंने उसी मैसेज पे छोड़ा था, है ना। या सो दैट अगर कोई आना चाहे तो यस हो सकता है। एनीवे, तो ये आज का बड़ा एक्साइटिंग हो गया। हाँ शुरुआत थर्ड बेल नहीं हुई। दोस्तों, सब लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग क्या है कि फेसबुक पे ट्राई मार रहे थे, वहां कुछ नहीं हुआ हमारा जीवन में, तो यहाँ पे आ गए हम फेसबुक के बजाय। और ये क्या पी रहे हो तुम? दादा ये कोल्ड कॉफी है। ऐसे झूठ मत बोलो, ये बियर को कोल्ड कॉफी ना बोलो। नहीं, ये कोल्ड कॉफी बनाया मैंने दादा। मैंने कहा कि क्वारंटाइन का ध्यान रखते हुए शराब की दुकानों में लाइन नहीं लगाई जाए और ये कोल्ड कॉफी के काम चला लिया जाए। तो बहरहाल शुरू करते हैं। 15-16 लोग आ गए हैं यहाँ पे। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस राजेश सैलन जी। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने इनको देखा है बहुत सारे फिल्मों में, बहुत सारे वेब सीरीज में। अभी आज के डेट में इन्होंने रिसेंटली सिलेक्शन डे, मिर्ज़ापुर, दिल्ली क्राइम और इन सब के पार्ट 2 भी आ रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं। इन्होंने जो फिल्में करी हैं, राइट फ्रॉम 1084 की माँ, देव, मंगल पांडे, अमाल, सिद्धार्थ, अमृता, सेकंड बेस्ट, एक्सोटिक, मैरी हॉटल गोल्ड, हसीना पारकर, ओमेरता, मुक्काबाज, अयारी, कमांडो 3, पंगा जो आ रही है अभी। ये तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो गई। उसके अलावा राजेश जी लिखते भी हैं बहुत अच्छा, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी है, अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिख के बनाई भी है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। बाकी अब आपके साथ शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल बचपन से। तो थोड़ा सा आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा। यार, जब भी बचपन की बातें करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि क्या खत्म हो गया क्या खेल। जैसे कोई ऑटोबायोग्राफी, अरे यार अभी तो काम शुरू किया है। तो वो मतलब जब भी बचपन में आप क्या करते थे वगैरह ये सवाल पूछा जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ मतलब हो गया खेल, हमारा काम खत्म हो गया और अब ऑटोबायोग्राफी लिखने का टाइम आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, काम अभी शुरू हुआ है ढंग से। मतलब अपने इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम सब कितने सालों से जानते एक दूसरे को और सबने देखा एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए और अपने लेवल पे जो भी संघर्ष करते हुए। लेकिन मेरा बचपन मतलब इतना सही है कि मैं राजस्थान बीकानेर में था। एक छोटा सा शहर है और एक ऐसे मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ वहां पे जिसमें ज्यादातर लोग आर्टिस्ट थे और मेरे फैमिली में भी ज्यादातर लोग म्यूजिशियंस थे या पेंटर्स थे या पत्रकार थे। तो कला के क्षेत्र में घुसने के लिए कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि सपोर्ट रहा हमेशा। तो इस तरह से शुरू हुआ और थोड़ा बहुत फिल्मों का भी प्रभाव था बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे फादर की प्रिंटिंग प्रेस थी और वो पिक्चर हॉल के टिकट छपते थे हमारे यहाँ। हाँ, तो बाबूजी मुझे ले जाते थे पिक्चर हॉल में साथ में। तो वो जब भी अपनी बिजनेस डीलिंग्स के लिए जाते थे तो प्रोजेक्टर रूम में बैठा देते थे स्टूल पे। तो मैंने बहुत सारी फिल्में प्रोजेक्टर रूम के स्टूल पे बैठ के देखी हैं। तो वो फिल्मों का मजा भी लिया है और वो भी किया है, क्या कहते हैं, उसकी टेक्निक भी समझी है और उसका वो जादू भी समझा है। तो उस तरह से हुआ। तो मतलब जो एक मैजिक होता है ना फिल्मों का से ही। हाँ जी। तो मैजिक जो फिल्मों का होता है वो आपको पर्दे पे दिखाई देता है, लेकिन जब प्रोजेक्टर रूम में बैठते हैं तो वो मैजिक कैसे पैदा हो रहा है, वो मैजिक टूटता भी है ना। जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं ना, वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ मतलब डिसबिलीफ का सस्पेंशन हो भी पाता है, नहीं भी हो पाता है। मैं तो इस वजह से मेरा हमेशा से साइंस में भी रुझान रहा और अगर कोई आर्ट का काम भी करता हूं तो उसकी क्राफ्ट और उसकी साइंस
द साइंस बिहाइंड द आर्ट, उसको भी मेरे समझने की बड़ी इच्छा रहती है। तो वो शायद बचपन ऐसे गुजरा इस वजह से, फिर मोहल्ले में कुछ नाटक किए और इस तरह से चलता रहा। फिर मेरे बड़े भाई साहब दिल्ली रहते थे, तो गर्मियों के हमेशा दिल्ली आता था जब बच्चा था। तो क्योंकि अब मैं गर्मी की छुट्टी में उनको परेशान करता था, उनकी शादी हुई नहीं थी, तो वो उन्होंने कहा कि तू बीकानेर में भी ऐसे मोहल्ले में नाटक करता रहता है, इधर उधर स्कूल में वगैरह, तो यहाँ पे तू क्यों ना एनएसडी की बच्चों की वर्कशॉप होती है वो ज्वाइन कर ले। तो मैंने हर गर्मियों की छुट्टी में एनएसडी की बच्चों की वर्कशॉप की या बाल भवन की बच्चों की वर्कशॉप की। तो मेरा वो थोड़ा थिएटर से रुझान हुआ। तब मुझे पता चला कि एनएसडी का एक बड़ा कोर्स भी होता है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, और उसके लिए 10 नाटकों की जरूरत होती है। तो मुझे लगा यार अब मैं बीकानेर जाके गर्मियों की छुट्टी के बाद मुझे लगा साथ साथ मुझे नाटक करने चाहिए। तो वहां मैंने एमेच्योर थिएटर भी शुरू किया। तो दिल्ली में भी कुछ नाटक करता रहा और बीकानेर में भी करता रहा, इस तरह से रहा मेरा। तो मतलब मैं एनएसडी आया जब तक मैंने करीब 15 नाटक कर लिए थे। 10 की जरूरत होती है, करीब 15 के कर लिए थे, और उसमें से लगभग आधे दिल्ली में और आधे बीकानेर में किए थे। इस तरह से बेसिक रहा, और लकीली मेरा एनएसडी के पहले ही अटेम्प्ट में हो गया, और बड़ी छोटी उम्र में हो गया। मतलब अक्सर एनएसडी में जो लोग आते हैं, मैं जब 22.5 साल का था तब मैं एनएसडी पास आउट हो गया था। क्या बात है, वेरी गुड। मैं बड़ी जल्दी आ गया था एनएसडी में। तो इस तरह से रहा। फिर एनएसडी के बाद का सफर तो मतलब जैसा तुम्हारा मेरा सबका समान सही है लगभग। तो हाँ दादा, एक चीज आपसे यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि आपका साइंस में रुझान रहा, मैंने देखा भी आपने बीएससी किया है। तो साइंस से क्या वो था, क्या वो बात थी जिससे ये डिसीजन आपने ले लिया कि भाई अब थिएटर ही करना है या अब एक्टिंग फील्ड में ही जाना है? घर वालों का क्या इस मामले में वो रहा होगा? मेरा ये था, मेरे फादर बहुत ही टेक्निकल माइंड के थे। घर में प्रिंटिंग प्रेस थी, तो सारे तरह के औजार और हर तरह की वो चीजें थी, और कुछ बनाना तोड़ना वो बचपन से करते आ रहे थे। एक तरह से घर में एक वर्कशॉप थी पूरी, जिसमें यू कैन मेक एनीथिंग एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक, तो योर फादर विल सपोर्ट। इतना अच्छा सपोर्ट था मेरा फादर का, जो मुझे चीजें सिखाते थे। तो मैं बचपन से ही मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और क्या कहते हैं ना, कारपेंटरी, ये सारी चीजें कुछ कुछ कर लेता था। तो साइंटिस्ट बनने की पहली तो इच्छा थी कि यार कुछ आविष्कार करेंगे, एडिसन की तरह बनेंगे, ऐसा वाला दिमाग में था। इस वजह से साइंस स्ट्रीम ले लिया था। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया, जब मैंने नाटक करने शुरू किए, तो एक अलग तरह का उसमें क्या कहते हैं ना, आकर्षण था कुछ, और फिल्में देख देख के बहुत ज्यादा वो था। तो इनिशियल मेरा फिल्मों का जो वो हुआ, वो इस तरह से हुआ कि मेरे फादर गुरुदत्त के बहुत बड़े फैन थे। तो गुरुदत्त की सारी फिल्में देखी। तो बचपन में ही फादर ने गुरुदत्त की फिल्में, उनकी लाइफ, उनकी कई कई चीजें बताई। उससे एक अलग तरह का मतलब एक एप्रिसिएशन कोर्स था वो, एक तरह से, है ना। बच्चे के लिए गुरुदत्त की फिल्में देखना एक एप्रिसिएशन कोर्स ही है ना, और वो था। तो उस तरीके से तो फिर मेरे को धीरे धीरे लगा। और फिर बाकी घर में कोई साइंटिस्ट तो था नहीं, ज्यादातर लोग तो आर्टिस्ट ही थे। तो वो शायद कहीं ना कहीं अंदर कुछ था जिसने वो रुझान उस तरफ ही ज्यादा हुआ, और धीरे धीरे। लेकिन साथ ही साथ मेरे को ये रहा, इसी वजह से मैंने आज तक अपने करियर में मैंने ऑलमोस्ट सारे काम किए। मतलब मैं बहुत से लोगों को पता नहीं कितना मालूम है, जैसे मेरे बारे में ज्यादातर लोगों को यही पता है ना, कि या अपने यारों दोस्तों को या बाकी सब लोगों को कि मैंने राइटिंग और एक्टिंग किया है, लेकिन मैंने डायरेक्शन भी बहुत किया है। मतलब मैंने कितनी एड फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, कितनी शॉर्ट फिल्म्स की हैं मैंने। इंडियाज मोस्ट वांटेड के मोर देन 70 एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने डायरेक्ट की हैं। इसके अलावा मैंने प्रोफेशनल एडिटिंग भी की है फिल्मों सीरीज की, है ना। मैंने एक फिल्म के लिए आर्ट डायरेक्शन का काम किया है। क्या बात है। हाँ। बहुविध प्रतिभा के धनी, क्या बात। तो वो सारा आता किस तरह से है, शायद वो जो जब ये होता है ना कि आपको आर्ट और साइंस में इक्वल क्या कहते हैं ना, इंटरेस्ट हो। बिल्कुल। तो वो जो आपका एक माइंड ट्रेन शुरू से बचपन से ही हो गया कि चूंकि फादर की तरफ से आपको वो मिला कि कोई भी चीज खराब करनी है, खराब करते हम देख लेंगे,
बना ले, जो भी जोड़ना है तो जोड़ ले, तोड़ना है तो जोड़ ले। तो वो एक क्रिएटिव माइंड ऑफ बेंट वो हो गया है टेक्निकल के साथ साथ कि चलो भाई दोनों चीज मिला करके हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको पीछे की भी चीजें समझ में आने लगी अच्छे से, ये बहुत ही अच्छा है। मैं ये भी पूछना चाहूंगा दादा कि इनिशियली लाइक व्हेन यू स्टार्टेड एक्टिंग, तो आपके कौन से लोग थे जो जिनको देख करके आपको लगता था कि यार मुझे भी ऐसा बनना है या मुझे भी एक्टर बनना है? तो ऐसे कौन से एक्टर्स जो इंस्पिरेशन रहे हो आपकी? जैसे मैं शुरुआत में आपको तो मैं बता रहा हूँ ना कि गुरुदत्त पहले थे, और इस वजह से शायद ये दिमाग में आया कि यार कंप्लीट फिल्म मेकर बनना है, सिर्फ एक्टर नहीं बनना है, सब कुछ करेंगे, मिल के बनाएंगे, पूरा चीज विल क्रिएट, ऐसा वाला है। तो वो दिमाग में था पहले, तो वो थे। लेकिन जब फिल्में देखना शुरू किया, ऐसे कमर्शियल फिल्में देखना शुरू किया, तो पहले जो हीरो थे वो मेरे को जो सबसे पहला हीरो जिन्होंने आकर्षित किया वो थे सुनील दत्त। उनके जो पता नहीं, उनके वो डाकू बन के आते थे, और उनकी कुछ डाकू नुमा फिल्में देखी थी जिनमें वो डाकू बने थे और काला टीका लगाते थे और इतने स्मार्ट लगते थे। तो मेरा पहला आकर्षण किसी हीरो के तौर, हीरो को एज हीरो हम पूजा करते हैं ना, वैसे वाला हुआ तो वो सुनील दत्त साहब हुआ। उसके बाद अमिताभ बच्चन जो अभी तक है। तो शुरुआत तो सुनील दत्त साहब से हुई, लेकिन वो जल्दी निकल गए, या अब उनकी खुद की ज्यादा फिल्में आने नहीं लगी। जब हम पल रहे बढ़ रहे थे उस दौरान सुनील दत्त साहब का करियर एक तरह से खत्म ही हो रहा था, या वो कम काम करने लगे थे, पॉलिटिक्स में चले गए थे। तो इस वजह से अमिताभ बच्चन लेकिन फिर भी एक्टिव थे, तो वो बड़े ज्यादा हुए। तो इनिशियल गुरुदत्त, अमिताभ बच्चन, और फिर नसीर साहब। जैसे थिएटर शुरू किया तो नसीर सर, ओमपुरी और ये सारे लोग तो आपको मतलब वो उनके प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, या कमल हसन, और विदेश के एक्टर्स में आप डस्टिन हॉफमैन, अल पचिनो, मार्लन ब्रांडो, इस तरह के जो सारे लोग आपको मतलब जो दिग्गज है यार, थेस्पियंस, वही लोग उन्होंने ही प्रभावित किया अक्सर। ठीक है। तो जब आपने एनएसडी भी कर लिया और थिएटर की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, तो आपको एक्टिंग में कैसा लगता था कि आप किस तरीके के रोल करना चाहेंगे, या किस तरीके के रोल कर सकते हैं, या किस तरीके के रोल से आपको लगा कि ये तो मैं बड़ी अच्छे से और बड़ी आसानी से करना चाहूंगा और ऐसा करना चाहूंगा? यार मैं सच्ची पूछो तो बहुत कंफ्यूज था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस तरह के रोल करना चाहता हूँ। मैंने अपने आप को कभी इस तरह से, अक्सर हम लोगों के साथ, सबके साथ ही मुझे लगता है ये प्रॉब्लम होती है कि हम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैरेक्टर के लिए अपने आप को ट्रेन नहीं करते। हम हर तरह की वर्सेटिलिटी को हम बहुत बड़ी चीज मानते हैं ना, तो वो क्या है कि क्योंकि हमारी ट्रेनिंग उस तरह की होती है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए तैयारी नहीं करते कि यार मैं इस तरह का करना चाहूंगा और ऐसा ही बनूं, विलेन बनना है तो विलेन, कॉमेडियन बनना है तो कॉमेडियन, या हीरो बनना है तो हीरो, और इस तरह का हमारी कोई ट्रेनिंग होती नहीं। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि क्या बनेंगे। मुझे ये लगता था जो मिलेगा उसको एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं लोग आपको किस रूप में ज्यादा स्वीकार करते हैं, वो आपके हाथ में तो है नहीं, लेकिन आप अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर रख सकते हैं। हालांकि मेरा पर्सनल फेवरेट हमेशा से रहा है, थिएटर में मैंने बहुत किया है कॉमेडी, लेकिन मुझे इतना ज्यादा कैमरे में कॉमेडी करने का बहुत ही कम मौका मिला है। तो वो मेरी तब भी इच्छा थी, आज भी इच्छा है कि कॉमेडी कर पाऊं मैं अगर मौका मिले तो अगर हम जो पॉपुलर विधाओं और पॉपुलर जो स्ट्रीम्स हैं उसकी अगर बात करें कि भाई कॉमेडी हो गया या रोमांटिक हो गया या विलेनस हो गया, आप इनमें से सबसे ज्यादा अपने को किसमें कंफर्टेबल पाते हैं इनिशियली डेज में? लाइक अभी तो डेफिनेटली आप सब कुछ बहुत ही अच्छा करते होंगे, आई नो दैट, लेकिन नहीं ऐसा नहीं यार, हमेशा डर लगा रहता है कि क्या हमेशा हर काम करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है यार इस बार पोल खुल जाएगी। अच्छा समझ रहे हो? तो वो शायद डर है एक्टर के लिए, हमेशा ये बहुत डर है इस बार पोल खुलेगी यार, कि ये फालतू में इसको एक्टर मान रहे थे यार है ना। तो लेकिन वो इस बार पोल खुल जाएगी वाला भय रहना भी चाहिए, मुझे लगता है वो शायद आपको ऑन द एज रखता है, आपको मेहनत करने के लिए। यू आर नेवर श्योर ऑफ योर सेल्फ। मुझे लगता है जिस दिन श्योर हो गए उस दिन थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं हम किसी चीज को, तो लेट बैक एटीट्यूड आ जाएगा। हाँ लेट बैक हो सकता है। तो वो डर बना रहना चाहिए कि यार आज कैसा काम होगा, क्योंकि एक खास तौर पे हमारे काम की जो सबसे बड़ा डर है वही हमारा सबसे बड़ा एक्साइटमेंट भी है कि एवरी डे इज डिफरेंट।
आज जो मैं करने वाला हूँ मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। बाकी सारे काम ऐसे हैं कि कई लोग रोज वही काम कर रहे हैं। जो नौकरी करता है वो रोजाना जाके सेम काइंड ऑफ वर्क करता है ना, लेकिन हमें नहीं मालूम कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, कल मुझे क्या मिलेगा और मैं क्या करूंगा। तो वो एक्साइटमेंट भी है और उसका डर भी रहता है। तो इस तरह से है। वैसे सवाल क्या था, मैं आसपास ही हूँ ना कि कहीं भटक गया? नहीं, आसपास ही है। सवाल यही था कि भाई कौन सा वाला आपको लगा कि आप अच्छे से कर सकते हैं, कॉमेडी या रोमांटिक या विलन या हीरो? अच्छा, कौन सा अच्छा कर सकते हैं? नहीं यार, ऐसा मेरे दिमाग में नहीं है कि कौन सा अच्छा कर सकता हूँ। मुझे यूँ लगता है कि जो मिले उसमें कोशिश करूंगा कि किस तरह से किया जा सकता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारी फिजिकलिटी में चले जाते हैं, तो वो उसके लिए लोगों को कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं हो पाता, तो थोड़ा काम आपकी फिजिकलिटी कर देती है। बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो मेरी फिजिकलिटी में सूट नहीं करते हो, तो शायद वो थोड़ा मेहनत पड़ती है। बाकी एज एन एक्टर अंदर मन से तो आप हर कैरेक्टर में उतनी ही तकलीफ, उतना ही मेहनत और उतना ही क्या कहते हैं ना, चैलेंज रहता है हमेशा। हाँ, ये होता है कि जैसे मुझे लगता है कि कॉमेडी कई चीजें हमारे इजियर आ जाती है ना। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ शॉट्स हमारे इजी लगते हैं, कुछ शॉट्स के लिए टू वर्क कि यार मेरे को ये शॉट लेग साइड मेरा खराब है तो मैं लेग साइड पे बहुत प्रैक्टिस करके करूंगा, है ना। ऑफ साइड मेरा स्ट्रॉन्ग है या मेरा, तो वो हो सकता है। तो इस तरह से कुछ है जो जिस तरह के कैरेक्टर्स आपको मिलते रहते हैं वो लोग भी बड़ी जल्दी समझ जाते हैं कि यार ये वाला अच्छा शॉट प्ले करता है, इसी तरह के कैरेक्टर दो इसको। राइट। सो वो लीड करता है टाइप कास्टिंग को, राइट? हाँ, शायद टाइप कास्टिंग को लीड करता है। आपका फिजिकलिटी, आपका लुक और जिस तरह के शॉट्स में आप बेटर हैं, या एक बार जो इमेज बन जाती है वो इजियर टू कन्विंस हो जाता है ना लोगों के लिए भी। तो टाइप कास्टिंग पे हम बाद में आएंगे। पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पहला ब्रेक या सबसे पहला जो सक्सेस आपको मिला मुंबई में या फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में, वो क्या था? सबसे मतलब पहली बार मैंने कैमरे पे कब काम किया या मतलब ऐसा काम जो रजिस्टर ज्यादा हुआ? पहला काम जो रजिस्टर हुआ। अब पहला काम एक तरह से मेरा एनएसटी के बाद का पहला ही काम रजिस्टर हो गया था, वो जो शांति सीरियल था, है ना। तो उस दौरान उस काम की कोई तारीफ कितनी हुई है तो मालूम नहीं, लेकिन लोग हाँ थोड़ी सी पहचान बनी थी उससे। लेकिन टेलीविजन क्योंकि इस तरह का होता है ना, टेलीविजन अखबार की तरह होता है कि आज अखबार आज का है तो अच्छा है, कल वो रद्दी हो जाएगा, उसमें चाट पकौड़ी खाएंगे लोग। लेकिन फिल्म्स होती हैं वो एक नॉवेल की तरह से होती है ना, उपन्यास की तरह, जिसको लोग घर पे रखते हैं, संभाल के रखते हैं, बार बार पढ़ते हैं। तो टेलीविजन में जितनी जल्दी आपको पहचान मिलती है उतनी जल्दी खो भी जाती है। तो वो मैंने इंडिया का पहला डेली सोप किया, तो उस दौरान थोड़ी पहचान मिली थी। लेकिन उसके बाद मैंने ये तय किया कि यार मुझे सीरियल्स नहीं करने हैं और मैं फिल्में ही करना चाहता हूँ। तो उसमें इतना ज्यादा काम किया, लेकिन इतना ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं सफलता के तौर पे उस दौरान कुछ क्रैक हुआ नहीं। तो कितना लंबा रहा आपका इंतजार? कहते हैं मुंबई में आने के बाद हर एक एक्टर को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है अपने जिस तरीके का काम करना चाहता है। जैसे इरफान खान के लिए भी कहा गया कि भाई 16 साल लगे उनको हासिल जैसी फिल्म में मेन रोल करने के लिए। तो आपका इंतजार कैसा रहा और आप अपने इंतजार को व्हेन यू लुक बैक नाउ तो क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? यार मैं तो ये कहना चाहूंगा मैं अभी भी इंतजार ही कर रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो अभी भी इंतजार ही कर रहा हूँ। इरफान भाई वगैरह ने जो हम लोगों ने अभी काम किया है ना, उससे ज्यादा काम वो रजिस्टर हुए उससे पहले कर चुके थे, है ना। उनके कितने अच्छे अच्छे काम पहले के थे जो लोगों ने रजिस्टर ही नहीं किए थे। जैसे गोविंद निलानी की फिल्म थी दृष्टि, है ना, वो बिल्कुल शुरुआत के दौर में जिस फिल्म का कोई किसी को जिक्र नहीं है, उनको कोई जानता नहीं था, उस दौरान डिम्पल कपाड़िया के अपोजिट गोविंद निलानी की फिल्म में थे वो। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल आते ही इनिशियली। तो ऐसे इस तरह से कई काम होते हैं। लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा एक आपको लोग
क्या कहते हैं ना कि लोग आपको थोड़ा सा ऐसे तवज्जो देते हैं, मतलब एक तरह आपको देखते हैं कि यार ये कुछ कर सकता है, वो वाला एक वक्त आता है, अदरवाइज तो वो आता नहीं। तो वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अभी वेब सीरीज की वजह से हुआ, क्योंकि फिल्मों में आपको इतना मौका हमेशा मिलता नहीं, अच्छे रोल हमेशा मिलते नहीं, और फिल्म में कई बार अच्छे रोल भी आपको मिलते हैं लेकिन वो फिल्म नहीं चलती, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। और कई फिल्में ऐसी हैं जो अगर चल जाए तो आपका रोल भले ही छोटा है या इतना कोई ग्रेट नहीं था, फिर भी वो रजिस्टर हो जाता है। वो बहुत ही कमर्शियल मामला है। लेकिन ये जो वेब सीरीज जब से आई है, वो तब से मुझे लगता है कि हमारे जैसे एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं ना, ब्लेसिंग है। तो मैं दादा ये भी जानना चाहूंगा आपसे, ऐसा बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे जो आपको पर्सनली नहीं जानते या जो हम लोगों की लाइफ पर्सनली नहीं जानते। जैसे हम फिल्मोग्राफी उठा के देखें तो 98 में आपने किया 1084 की माँ। उसके बाद अगली फिल्म देव में आपका जो फासला था वो 6 साल का था, 2004 की फिल्म है। तो तकरीबन 5-6 साल का गैप हो गया। वही गैप एक दूसरा दिखता है मुझे 2007 में आपने अमाल किया था और 2013 में सिद्धार्थ। तो यहाँ भी तकरीबन 5 से 6 साल का फासला आता है, वक्फा दोनों है। उसके बाद से लगातार आपने काफी काम करे हैं। तो ये जो इंतजार था इस दौरान, इस इंतजार के दौरान आपने क्या क्या काम किया और कैसे अपना बैलेंस बनाए रखा, और किस तरीके से अपने क्राफ्ट के ऊपर या कुछ और चीजें जो आप करते रहे हैं उसके बारे में बताइए। मैंने जो शांति सीरियल किया था वो 94 से 97 या 98 तक किया था। उसी दौरान 1084 की माँ मेरी पहली फिल्म की। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार सीरियल्स करूंगा नहीं और फिल्में में ही ट्राई किया जाए। तो सीरियल्स लंबे वाले नहीं किए, कुछ किए, लेकिन ज्यादातर उस दौरान सैटरडे सस्पेंस या 1 आवर के जो बनते थे टेलीफिल्म्स या इस तरह की, वो करता रहा। और कुछ डिप्लोमा फिल्म्स वगैरह करता रहा। शॉर्ट फिल्म्स तो उस दौरान बनती नहीं थी, डिप्लोमा फिल्म ही शॉर्ट फिल्म होती थी कि FTI चले गए और आप कुछ शॉर्ट फिल्म्स करते रहे, तो वो सीखने को भी मिलता है और बड़ा काम करने का मौका भी मिलता है। वो होता रहा। हालांकि जो गैप तुम्हें दिखाई दे रहा है, उस दौरान भी मैंने कुछ फिल्में की हैं। गोविंद जी के साथ ही बीच में तक्षक भी की थी। उसके अलावा 1-2 फिल्में ऐसी की जो आई नहीं, या एक आध ऐसी की लक्ष्य वगैरह जिसमें मेरा पूरा रोल ही कट गया। ऐसे करके 7-8 फिल्में की थी उस दौरान। फिर मैं दिल्ली आ गया था क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था, और वो 2 सीन 4 सीन करके मजा नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जो मुझे 2-4 सीन जब भी मिलते थे तो मैं मना कर देता था, मैं करता ही नहीं था। तो वो जो गैप बाद में दिखाई दिया है वो उस वजह से। इस वजह फिर मैं दिल्ली आके मैंने दोबारा से थिएटर शुरू किया, और थिएटर के जरिए थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना हो पाया, और अपने आप को दोबारा जो कहते हैं ना, एक रिजुविनेट किया, रिफ्रेशर कोर्स की तरह से थिएटर को किया, और टीचिंग शुरू की। और टीचिंग करके मैंने बहुत सीखा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप फिर से अपनी सारी सीखी हुई चीजों को दोबारा से गैदर करते हैं, और इस नए स्टूडेंट्स के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत कुछ जितना आप सिखाते हो उतना ही सीखने को भी मिलता है। तो वो ये काल था जो मैंने जो वो गैप था, वो इंटेंशनल था। जो 7 से 13 वाला गैप है, उससे पहले वाला इंटेंशनल नहीं था, उससे पहले वाला मजबूरी का था। लेकिन ये जो बाद का गैप है, जो सेकंड गैप है, वो बहुत इंटेंशनल था। मैंने जानबूझ के नहीं किया काम, जो क्योंकि अच्छा काम मिला नहीं। फिर 2013 में अच्छा काम मिला मुझे। वो फिल्म तो 11-12 में बनी थी,
वो दिखाई तेरा दे रही है क्योंकि रिलीज हुई तब, लेकिन वो उसमें लीड रोल मुझे मिला, इस वजह से मैंने किया। और उस फिल्म ने मेरा बदलाव किया, मतलब मेरे को एक तरह से फिर से मेरे एक्टर को जीवित किया और उसको दोबारा से जान फूकी। और क्योंकि वो बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई और बहुत सारे अवार्ड्स मिले फिल्म्स को, मुझे भी कुछ अवार्ड्स मिले। हाँ, मुझे भी कुछ अवार्ड्स मिले फेस्टिवल्स, बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन मिला, बहुत अच्छा। और उसके अलावा मेरा घूमना हो पाया, वेनिस फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो, चाइना, कई जगह उसके जरिए अच्छे और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो मुझे पता चला कि आजकल की फिल्में कैसी बन रही हैं, क्या नहीं बन रही हैं, और किस तरह का एक माहौल है, और कैसे, मतलब क्या चाहिए एक एक्टर के अंदर जो आज की इस तरह के माहौल में आने के लिए किस तरह की स्किल और अपने आप में क्या बदलाव करने पड़ेंगे। तो वो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। वो क्योंकि लोगों ने बहुत कम देखी, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों ने देखी जो लोग खुद फिल्में बनाते थे, तो हमारे लिए तो फायदे की चीज थी वो। बिल्कुल चाहे दर्शक बिल्कुल। मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगा, और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारा बदलाव आपने महसूस किया और उसको समझने की कोशिश की, तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि एक्टिंग भी जो प्रोसेस है वो लगातार बदल रहा होता है हर कुछ साल पे, एज ए फॉर्म, एज ए क्राफ्ट। तो आपने अपने, जैसे आपने कहा 94 से तकरीबन आपने शुरू किया काम शांति में, और अभी तो खैर काफी टाइम हो गया है, तो आपने ये कैसा बदलाव महसूस किया और उसको किस तरीके से अडेप्ट किया? यार मुझे ये लगता है कि मैं जिस तरह का काम और सोच अभी रखता हूँ, वो अनुभव के साथ थोड़ा तो उसमें ताकत आती है, लेकिन मेरा सोच और एक्टिंग को लेके विचार यही था हमेशा से, लेकिन तब काम अलग तरह का हो रहा था। तो मुझे ऐसा याद है कि बहुत से लोग मुझे कहा करते थे कि यार तू तो कुछ भी नहीं करता है, कुछ एक्टिंग करना पहले। अब लोग उल्टा यही कहते हैं कि यार तुम तो ऐसे करते हो जैसे एक्टिंग ही नहीं कर रहे, या जो लोग कुछ जबरदस्ती कर रहे होते हैं उनको रोक रहे होते हैं कि यार इतनी एक्टिंग मत करो, है ना, समझ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद मेरा विचार जो एक्टिंग को लेके था वो तब भी वही था जो आज है, चाहे उसमें दक्षता बढ़ती है समय के साथ, काम के साथ, लेकिन जो मूल आत्मा थी अभिनय को लेके जो विचार था वो वही था। लेकिन तब उस तरह का काम नहीं हो रहा था, इस वजह से उसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था शायद। तो हो सकता है ये ऐसा हुआ हो कि भाई उस टाइम आपने जो ब्रेक भी लिया वो एक लार्जर प्लान था, वो आपका प्लान नहीं था, एक कॉस्मोस का एक प्लान होता है हमारे प्लान के अलावा। और जहाँ जब भी टाइम भी अभी बदलना शुरू हुआ धीरे धीरे, तो आप जैसे एक्टिंग करते थे या जिस चीज से कन्विंस थे वही चीज, दुनिया बदली, जमाना बदला, एक्टिंग में भी कहानियां बदली, जॉनर बदला, बिल्कुल। तो अचानक से अब आप फिट होने लगे। तो इस बारे में एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, और बहुत सारे लोग, ये भी कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग जरूरी है या नहीं। मेरा भी ये सवाल था लिस्टेड इसमें कि भाई बहुत सारे लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं ट्रेन एक्टर से या कहीं भी कि भाई ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल ट्रेनिंग की जरूरत है। दुनिया में आप कोई भी काम करें आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। ऐसा मुझे कोई एक काम तो बताएं जिसमें ट्रेनिंग की जरूरत ना हो। बच्चे को चलना सिखाना होता है तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है, बच्चे को बोलना सिखाना होता है तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हर चीज के लिए तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कौन सा काम है जिसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है? मुझे ये नहीं समझ में आता। ये जो एक्टिंग को लेके ये गलत अवधारणा फैली हुई है कि इनबॉर्न होती है एक्टिंग, या वो क्या कहते हैं ना, वो स्पॉन्टेनिटी सब कुछ होती है। ये मुझे बिल्कुल गलत लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी बच्चे में तेज दौड़ने की क्षमता हो और किसी बच्चे में तेज बोलने की क्षमता हो, है ना, तो उसको उस हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी। एक बच्चा है जो बहुत तेज दौड़ता है, अपने दोस्तों में सबसे तेज दौड़ता है, इसका मतलब वो क्या ओलंपिक जीत लेगा? उसको ओलंपिक का धावक बनने के लिए तो ट्रेनिंग की जरूरत होगी ना, चाहे वो सारे बच्चों में अच्छा दौड़ता हो। बिल्कुल बिल्कुल,
समझ रहे हैं आप? तो वो उस बच्चे के लिए फायदा ही है। अब देखिए, हर कोई वीरेंद्र सहवाग तो होता नहीं कि वो नेचुरली शॉट प्ले करता हो, समझ रहे हैं? लेकिन हम वीरेंद्र सहवाग नहीं है, तो हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं ना कि किस तरह से करना है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज कि वीरेंद्र सहवाग को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ी, वो नेचुरली इंस्टिंक्ट था। ऑब्वियसली वीरेंद्र सहवाग अगर उनको आप रेडियो का अनाउंसर बना देते तो कितनी भी ट्रेनिंग दे लो नहीं कर पाते वो ना। तो अपने अंदर बेसिक तो होता है, बट उस बेसिक होने के बाद ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है दादा, मैं भी इसी बात को बिलीव करता हूँ कि भाई हमेशा एक पॉलिश करने की जरूरत तो होती है। आपके कितना भी टैलेंट हो, जब तक आप अपने को पॉलिश नहीं करेंगे आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। टैलेंट बस टैलेंट ऐसे है जैसे वो एक खादान से निकला हुआ कच्चा हीरा, बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसको कोई खरीदेगा नहीं। वो रोड में पड़ा होगा तो लोग उसको पत्थर समझ के छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी शेप हीरे जैसी है ही नहीं। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं, कुछ लोगों के सवाल भी आए और मैंने भी लिख के रखा था कि भाई आप जब दिल्ली आ गए तो आपने उसके बाद से चूज किया कि अब मैं दिल्ली में ही रहूंगा। अभी भी आप मुंबई में रहते नहीं है, आते जाते। तो ये लोगों ने पूछा कि भाई आप कैसे मैनेज करते हैं, ये आपका कॉन्शियस डिसीजन था? इसको लेकर के क्या है आपके मन में विचार कि आप अब वहीं क्यों रहते हैं? मेरा ये कॉन्शियस डिसीजन ही था, क्योंकि मैंने एक जमाने में जब बॉम्बे छोड़ा था तो फिल्मों में काम करने की परवाह छोड़ दी थी कि मुझे नहीं करना है यार, मैं थिएटर कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और मस्ती से जी रहा हूँ, है ना। लेकिन उसके ऐसा नहीं था कि मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं थी मुझे। तो उस वजह से हुआ। फिर धीरे धीरे अभी अच्छा क्या हुआ कि आजकल, क्योंकि जैसे वक्त बदला वो सब कुछ बदला, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ कास्टिंग डायरेक्टर्स का आना। तो अगर मैं दिल्ली में रहते हुए काम कर पा रहा हूं तो मैं उसका सबसे बड़ा श्रेय कास्टिंग डायरेक्टर्स को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं कर रहा होता, समझ रहे आप? क्योंकि पुराना जमाना था जब मैं बॉम्बे छोड़ा था मैंने, उससे तब तक कास्टिंग डायरेक्टर्स का कोई वजूद नहीं था। तो आपको या तो प्रोड्यूसर से मिलना पड़ता था या डायरेक्टर से मिलना पड़ता था, और अगर उन तक पहुंच नहीं है तो कोई एडीज से मिलना पड़ता था, है ना। लेकिन और उसके लिए बॉम्बे होना जरूरी है, रहना जरूरी है। लेकिन जब कास्टिंग डायरेक्टर्स आए तो उन्होंने हर जगह से एक्टर्स को खोजना शुरू किया, और उसका फायदा हमें हुआ क्योंकि वो हमारा बीच का जरिया बन गए। तो मुझे लगता है कास्टिंग डायरेक्टर्स की वजह से ये मैं अफोर्ड कर पाया है यहाँ रहते हुए काम करना। उसके बाद आपका काम जब लोगों तक पहुंच जाता है तो फिर वो एक अलग मायने रखता है वो। लेकिन फिर भी जो मेजर फर्क है वो मेरे ख्याल से कास्टिंग डायरेक्टर्स की वजह से। हाय रोहित। प्रणाम भाई, क्या हाल है? अच्छा, यहाँ पे मैं एक और भी चीज पूछना चाहूंगा, जहाँ कास्टिंग डायरेक्टर और ऑडिशन की बात लेकर आई है। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, हमेशा जानना चाहते हैं, जो अपकमिंग एक्टर्स होते हैं, कि ऑडिशन में ऐसी क्या चीजें होती हैं या क्या चीज ऐसा है जिसकी वजह से, क्योंकि आप भी गुजरे होंगे ऑडिशन के प्रोसेस से, तो क्या आपको क्या लगता है कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ऑडिशन में? देखिए, मेरा ये मानना है कि आर्ट ऑफ ऑडिशनिंग और आर्ट ऑफ एक्टिंग दो डिफरेंट चीजें हैं। समझ गए कि लेकिन मेरा ये साथ ही साथ ये भी मानना है कि अगर आप ऑडिशन देने जाएं तो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। पहला एक्टर का काम है कि डायलॉग्स अच्छे से याद हो। हम लोग अक्सर डायलॉग्स याद ठीक से नहीं कर पाते हैं। वो एक बहुत जरूरी चीज है कि डायलॉग्स आपका सेकंड नेचर बन जाए, तो आप काफी हद तक परफॉर्म कर पाएंगे बेटर, क्योंकि आपका ध्यान लाइंस पे नहीं रहता है। जो बहुत से लोग हैं, चाहे माने ना माने, नए एक्टर्स को मैंने देखा है, दे डोंट प्रिपेयर लाइंस। वो लाइंस याद नहीं करते हैं, कच्ची पक्की याद करते हैं। वो 100 मतलब बैकवर्ड्स याद होनी चाहिए, जो बोलते हैं ना लाइंस,
इतना ज्यादा लाइन्स याद होना चाहिए, पहली चीज। तो आपका थोड़ा ईज में आ जाओगे आप। अगर डायरेक्ट मुझे एक छोटी सी सलाह ये लगती है, लेकिन ये बड़ी सलाह है एक तरह से माना जाए तो, अगर अप्लाई करें तो। और दूसरा ये कि यार आप जब ऑडिशन देते हो तो आप क्या यूनिक देते हो। एक कोई चीज आप अपनी तरफ से यूनिक देना चाहिए हर ऑडिशन में, जो आपकी अपनी आपकी अपनी भी समझ में आया काफी टाइम बाद यहाँ पे, है ना। हम अनलेस यू क्रिएट अ नीश फॉर योरसेल्फ तब तक बात नहीं बनती। और यूनिक होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ अजीब सा कर देना। समथिंग विच इज ट्रू टू योरसेल्फ, आपका अपना सच होना चाहिए उसमें, कहीं ना कहीं आपका अपना सच। क्योंकि जो कास्टिंग कर रहा है, जो आपको वहां पे जो कास्टिंग डायरेक्टर है, वो जो ब्रीफ दे रहा है ना, वो सारे एक्टर्स को सेम दे रहा है। अगर वो 100 लोगों का ऑडिशन कर रहा है तो 100 के 100 को सेम जेनरिक ब्रीफ दे रहा है। अब आप उस ब्रीफ में से अपना तो कुछ डालिए ना। मेरे ख्याल से वो यूनिकनेस आपका अपनी कोई सच्चाई वहां पे होती है, तो वो बाकी 99 लोगों से थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है दादा, क्योंकि ब्रीफ सबको सेम मिला होता है। सेम मिला होता है। इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका अभी जैसे आपने ऑडिशन दे दिया, रोल मिल गया, रोल मिलने के बाद हर एक एक्टर चाहता है कि भाई मैं इस रोल को कैसे प्रिपेयर करूं। तो लोग जानना चाहते हैं प्रोसेसेस के बारे में, डिफरेंट लोग तरह तरीके के मेथड्स और तरह तरीके की बातें करते हैं। आपका प्रोसेस क्या रहा है? देखिए प्रोसेस अप्रोच यार हमेशा प्रोसेस डिफरेंट होता है ना। वो बहुत सारा डिपेंड करता है क्या स्क्रिप्ट है, किस तरह की फिल्म, किस तरह का काम है, ऑब्वियसली वो है। और वो डायरेक्टर किस तरह के प्रोसेस में आपको ले जाना चाहता है। कई डायरेक्टर्स हो सकता है ना चाहते ना हो, वो चाहते हैं कि आप फ्रेश आइए यार, एकदम क्लीन स्लेट की तरह से, है ना। और कई डायरेक्टर्स चाहते हैं कि नहीं आप करें। तो मेरे ख्याल से पहले तो बातचीत है, आप डायरेक्टर से बातचीत करके उसको कुछ समझने की कोशिश करें, तो आप उस डायरेक्टर से साथ बातचीत से आपको तरीका मिलेगा कि यार इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। उनसे ब्रीफ लेना, उनसे ढंग से समझना बहुत जरूरी है। ये तो एक हमेशा का बात हो गया। और आमतौर पे मैं जो एक ऐसी चीज कहूं जो हमेशा काम आती है, वो ये है कि स्क्रिप्ट को आप 50 बार पढ़ें कम से कम, चाहे बोर हो जाए। हम 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि आप जितनी बार स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं आपको नई नई डिटेल्स मिलती हैं, जो आपको लगता है ये तो सोचा ही नहीं था मैंने, जो पहली 2 रीडिंग में सोचा ही नहीं था। तो वो हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे ही स्क्रिप्ट आती है, एक एक्टर की टेंडेंसी होती है ना कि जैसे ही स्क्रिप्ट आई तो एक बार पूरी पढ़ेगा, सेकंड बार खाली अपने अपने सीन्स पढ़ेगा, और थर्ड बार है ना खाली अपने डायलॉग्स पढ़ेगा। को एक्टर के भी डायलॉग पढ़ना उस सीन के छोड़ देगा, है ना। और 5th बार खाली अपने लाइन्स याद कर रहा होगा। समझ रहे हो ना, ये क्रम आमतौर पे होता है, जो आपके अंदर भी वो आती है। तो मुझे लगता है हर बार आप पूरी चीज पढ़नी चाहिए, पूरी आप पढ़ें, क्योंकि आप क्या है ये आपके अकेले पे नहीं डिपेंड करता है। आप किसी कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देते हैं, आप किसी संदर्भ में क्या कहते हैं ना बनते हैं। तो उस संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है कि आप किस संदर्भ में खड़े हो, आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उससे आपकी स्टैंडिंग बनती है। तो उस पूरे दृश्य को, उस पूरे विधान को, उस पूरी दुनिया को समझने की जरूरत है कि जिस दुनिया में ये चरित्र जी रहा है। पहली चीज तो ये सबटेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की बात यहाँ पे आती है। हाँ, तो वो पूरा इसलिए वो स्क्रिप्ट पढ़ना मुझे लगता है कई दफा बहुत जरूरी है। और मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मुझे सही नहीं लगता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने साइड्स लेते हैं, मतलब अपने सीन्स लेते हैं और सिर्फ अपने डायलॉग्स को मार्क करके हाईलाइट करते हैं। वो मुझे गलत तरीका लगता है। मुझे वो हाईलाइट नहीं करने का मन करता। वो हाईलाइट करना आपको सिर्फ अपने पे केंद्रित करता है। आप समझ रहे हैं, वो पूरे सीन को समझिए ना, पूरे सीन का जान समझनी है आपको। अगर आप अपने आप को बनाने का सोचना बंद कर दें, आप सीन बनाने का सोचें। You have to create the whole scene with everybody. Exactly.
देन तब सब लोग अच्छा दिखेंगे। अच्छे काम में सब लोग अच्छा दिखते हैं। कोई इंडिविजुअल अच्छा दिख रहा है ना, तो इसका मतलब शायद वो अच्छा काम नहीं है, क्योंकि एक ही आदमी अच्छा दिख रहा है, बाकी 4 बेकार दिख रहे हैं आसपास के, तो वो सीन तो बना नहीं। चाहे एक एक्टर हाईलाइट हो गया, अच्छे सीन में एवरी एक्टर इज हाईलाइटेड इवन इफ ही इज डूइंग वन लाइन रोल। तो इसलिए मुझे हमेशा ये लगता है कि पूरा दृश्य समझूं। तो आप पर्सनली जैसे सेट पे कभी होते हैं तो क्या ऐसा इनिशिएटिव आप लेते हैं अपनी तरफ से कि अगर कोई आपका को एक्टर नहीं ढंग से कर पा रहा है उसको सपोर्ट करना या सीन में सजेशंस देना लेडीज को या डायरेक्टर को, हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन दैट? नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली आप किसी को एक्टर्स को तो सजेशन नहीं देते अनटिल अनलेस ही और शी डिमांड्स इट, है ना। आप अपनी तरफ से तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ, अगर सीन के बारे में आपका कोई विचार है तो आप जरूर डायरेक्टर से शेयर करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पॉइंट पे अटक जाएंगे, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप तो डायरेक्टर है। तो आप अपना इनपुट देने की कोशिश कर सकते हैं, सर दिस इज हाउ आई सी द सीन। एंड मैंने ये देखा है कि ज्यादातर अगर आप सही लाइन पे हैं तो ज्यादातर डायरेक्टर्स आपका साथ देते हैं, और नहीं तो वो थोड़ा ट्वीक करने के, नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, ये वाला आप कर लीजिए, इतना हिस्सा रहने देते हैं, ये है। तो वो एक कोलैबोरेटिव वर्क तो है ही, बट अल्टीमेटली डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। और क्योंकि वो एक बर्ड्स आई व्यू से देख रहा है चीजों को, और हम खाली एक अंदर एक अपना लिमिटेड सोच हो सकती है। लेकिन अब मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप पूरी स्क्रिप्ट बार बार पढ़ते हैं तो आपके सजेशंस ऐसे होते हैं जो इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि आप पूरे सीन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अपना अपना रोल पढ़ते हैं तो आपके सजेशंस ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ अपने रोल के लिए सोच रहे हैं। वो सजेशंस हो सकता है बार बार ना माने जाए। बिल्कुल ठीक है। दादा एक और भी चीज पूछना चाहूंगा, कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, सवाल हम थोड़ी देर में लेंगे, उससे पहले मुझे जो पूछना मैं पूछ लेता हूँ। एक और चीज, आपकी जो चॉइसेस है अब तक के, क्या होता है कि कई बार मैंने भी पढ़ा है या सुना है कि इंसान जो अपनी चॉइसेस ऑफ रोल्स जो हम चूज करते हैं अपनी लाइफ में, या हमने जो चूज किया कि भाई ये करना चाहिए हमें, ये नहीं करना चाहिए हमें, तो आपके जीवन में अब तक चॉइसेस का कितना वो साथ रहा है, या किस तरीके से आपकी चॉइसेस ने आपके करियर को शेप किया है अब तक? और इसमें ये भी ऐड करेंगे बाद में कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने ये चॉइस उस टाइम किया होता तो शायद डिफरेंट होता, ये 2 पार्ट्स में है। तो पहले तो इन चॉइसेस के थ्रू कहाँ पहुंचे, और दूसरा कौन से और हो सकते थे? देखिए, वो हमेशा हमारी जिंदगी में कहते हैं ना कि चॉइसेस मेक एन एक्टर, है ना, व्हाट काइंड ऑफ रोल्स। नसीर सर भी बोलते हैं बात कि किस तरह के रोल्स आप चूज करते हैं उस पे है ना। दिलीप साहब इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्मोग्राफी आज के 5 साल पुराने आए एक्टर से भी गिनती में कम हो सकती है ना। उन्होंने कितना चूज करके काम किया, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। लेकिन मेरी सिचुएशन में मैं यही कहूंगा कि यार बेगर्स आर नो चूजर्स, ना। तो हमारे पास तो जो आता रहा करते रहे ऑब्वियसली शुरुआत में, और अभी थोड़ा बहुत चूज करने का अगर मौका भी मिलता है कभी कभार, तो भी आप एक पॉजिटिव ट्रस्ट से चलते हैं। मतलब मैं ये देखना चाहता हूं कि ऐसी कई बार रोल का छोटा बड़ा होना मायने नहीं रखता, प्रोजेक्ट अच्छा होना मायने रखता है। कई बार ऐसा मायने रखता है कि यार जहां काम कर रहा हूं ना बहुत ही फर्टाइल और पॉजिटिव लोग हैं, तो मुझे काम करने में आनंद आ जाता है उसमें, है ना। बजाय इसके कि किसी जगह ज्यादा अच्छा भी पैसा मिल रहा है और लेकिन लोग बड़े नेगेटिव और फर्टाइल ग्राउंड नहीं है कि आप कुछ पनप ही नहीं पाओगे वहां पे, तो आप उस काम करने से थोड़ा सा भागते हो, और वो आपको अंदाजा हो जाता है ना लोगों को देख के। तो ज्यादातर लोग आजकल, लकीली ज्यादातर लोग ऐसे हैं, यंग लोग डायरेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव। और तो आप, मुझे लगता है कि वन शुड गो विद ट्रस्ट। खाली ये देखें कि जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत क्रिएटिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है कि नहीं है। अगर क्रिएटिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो काम अच्छा ही निकल आता है, क्योंकि कोई चीज हम पहले कह नहीं सकते कि यार ये अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो
वो किसी के पास भी गारंटी नहीं है। तो एटलीस्ट हम गारंटी ये कर सकते हैं कि यार जहां मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाले लोग हैं, जहां पे मैं कुछ खिल पाऊंगा, पनप पाऊंगा। बिल्कुल। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, ओके, क्योंकि यहाँ पे वो सर्कल दिखा रहा है। दूसरा, अगर इसका दूसरे हिस्से पे अगर आए कि आप जैसे लाइफ में क्या होता है, हमें हमेशा लगता है कि यार ये चीज मैंने तब करी होता है ना, तो वैसा क्या लगता है आपको कि अगर आपने कुछ चॉइसेस करे होते पहले तो उससे कुछ डिफरेंट होती लाइफ अभी? वही मुझे लगता है मुझे हालांकि मेरे साथ जो हुआ उससे मैं खुश हूँ और हमें वही होना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ कहते हैं ना, some you win and some you lose, नहीं, some you win and some you learn, है ना? तो ये वाला है ना? नहीं, मेरा ये डायलॉग था उसमें, द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल में। ओह, अच्छा, इसलिए याद आ गया, है ना? तो वो वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चेंज करना चाहूंगा। हाँ, एक मैंने जो जिंदगी का बड़ा डिसीजन लिया था, 2 डिसीजन ही शायद बड़े लिए। एक तो ये कि मैं सीरियल्स नहीं करूंगा, शांति के बाद सोचा था। अगर उस दौरान सीरियल्स करता तो मैं शायद अलग कुछ होता। शायद मेरे पास 2 गाड़ियां ज्यादा होती, शायद मेरे पास बम्बई में घर दो तीन और इस तरह की कोई चीज होती, है ना? लेकिन वो मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं करूंगा। और दूसरा डिसीजन में अगर दिल्ली नहीं आया होता वापस, तो शायद कुछ अलग होता। लेकिन मुझे नहीं पता क्या होता। लेकिन आई एम नॉट, मतलब मैं कोई उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जो किया, जो उस समय लगा किया। और वही जो मैं बात कह रहा हूँ ना, कि जब आपको लगने लगे कि कुछ फर्टाइल नहीं हो रहा है, कुछ इवॉल्व नहीं हो रहे हो आप, ग्रोथ वाले हो रही हो आपकी, इवॉल्व नहीं हो रहे हो, तो आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। नहीं, ये बहुत ही अच्छा है, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। और मैं ये इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आपने जगह छोड़ा नहीं, जगह रास्ते को चेंज किया। एंड उस रास्ते को चेंज करने की वजह से आपको वो नया रास्ता जो है बहुत सारी ऊर्जा देता था और वापस वहां पहुंचे आप जहां आपको पहुंचना था। हाँ। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं चीजों में। आप क्रिएटिव प्रोसेस में, आप खुद ही राइटर हैं, आप जानते होंगे, अगर किसी आइडिया के साथ हम लगातार लगे हुए हैं, अगर 4 घंटे से अगर हम कभी स्टक हो गए तो लगता है कि यार अब इसको कैसे बढ़ें। लेकिन वहीं थोड़ी देर हमने अगर जाके कॉफी बना ली, कॉफी पी ली, थोड़ा सा घूम के आ गए और थोड़ा सा वो, तो अचानक इतनी देर में कुछ ना कुछ आइडिया आ जाता है। हाँ, वो राइटर्स ब्लॉक कई जगह बदल जाते। तो एग्जैक्टली, तो वही वो आर्टिस्ट ब्लॉक बना था। शायद आपके दिमाग में आपने ये सोच लिया होगा कि भाई सीरियल तो नहीं करना है मुझे, और फिल्में इतनी जल्दी हो नहीं रही हैं, तो दैट वाज आई थिंक गुड डिसीजन कि आपने। और दिल्ली भी चला आया मैं उसी चक्कर में कि वही है। और मुझे ये लगता है यार, हम एक्टर्स जो हैं या हम सारे कलाकार जो भी, वो क्या है कि टाइम एंड स्पेस के साथ खेलते हैं। तो हमें किसी टाइम एंड स्पेस से बाउंड रहने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि आपकी अब तक के करियर में सबसे बड़ा जो मेजर काम या सबसे बड़ा सक्सेस कौन सा मानते हैं, और वो कब हुआ, उसके होने से क्या असर पड़ा आप पे? मुझे कहने को वो तो बहुत बड़ा 2-3 मौके ऐसे हो सकते हैं जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। चाहे वो NSD में आना परिवर्तन लाया, चाहे वो दिल्ली सूप पहला करना परिवर्तन लाया। लेकिन मैं जो सबसे बड़ा एज एन एक्टर की यात्रा के तौर पे मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है सिद्धार्थ मेरा वो बहुत बड़ा पड़ाव था, जिसने मुझे एक एक्टर के तौर पे एक अंदर एक क्या कहते हैं ना, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, एक जो खोया हुआ था थोड़ा उसको दिया। और सिद्धार्थ है जिसके लिए मैं रिची मेहता का जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। और सिद्धार्थ आपने लिखा भी है? सिद्धार्थ के हिंदी डायलॉग्स मैंने लिखे थे। और आपने और भी अमल भी लिखा है, और आप अमल के भी अमल क्योंकि बाइलिंगुअल फिल्म थी इसलिए उसके हिंदी डायलॉग्स मैंने लिखे थे, अंग्रेजी की रिची ने लिखे थे। और सिद्धार्थ क्योंकि हिंदी थी तो उसकी पूरे मैंने लिखे। ठीक है।
तो अभी थोड़ा सा इस प्रोसेस के बारे में आते हैं कि आपकी थोड़ी सी राइटिंग को जानने समझने का कोशिश करते हैं कि भाई आप कब से लिखना शुरू किया आपने? क्या ये भी आपके अंदर शुरू से ही आ गया या कभी बीच में जब आप टटोल रहे थे, अपने को समझ रहे थे मुंबई से दिल्ली जा करके भाई थिएटर करूं नहीं करूं, उस दौरान से राइटिंग डेवलप हुई? नहीं, वो भी बचपन से था थोड़ा। मतलब मैंने एनएससी के दौरान भी जब स्टूडेंट था तब भी लिखा। अच्छा। अपने जो प्लेज होते हैं उनके लिए भी कुछ गाने लिख दिए, कुछ सीन लिख दिया, कुछ लिखता रहा तब भी। लेकिन मेरे जो शुरुआत हुई वो एक तो वो मेरी मदर की वजह से। मेरी मदर लिटरेचर में बहुत जानती हैं और उन्होंने बहुत लिटरेचर का उनकी वजह से आया। उसके अलावा जब कॉमिक बुक्स बनाता था, भाई साहब कार्टूनिस्ट थे तो मैं भी साथ साथ उनके बैठ के थे। तो कॉमिक बुक में क्या होता है ना कि वो एक तरह से पूरा स्टोरी बोर्ड और कहानी लिखनी ही होती है। तो हम खुद के सुपरमैन और सुपर ह्यूमंस क्रिएट करके कुछ हीरो बना के कॉमिक बुक्स बनाने की प्रैक्टिस करते थे। उससे आया थोड़ा बहुत जो बचपन का था। मेरे कार्टून्स छपे भी हैं, मतलब मेरे प्रोफेशनली कार्टून्स भी छपे हैं, मैं बनाता था। और उसके बाद मैंने फिर डायरी लिखना शुरू किया, जिसने बहुत ज्यादा फर्क लाया। मैंने 15 से 25 साल की उम्र तक डायरी लिखी। तो मेरे पास हर दिन का लेखा जोखा है 15 से 25 साल की उम्र का, जो ग्रोइंग ईयर्स हैं उसका लेखा जोखा है। उससे काफी आपके अपनी भावनाओं और अपने विचारों को एक्सप्रेस करना काफी हद तक आया। वो आया, फिर इश्क में पड़ गए तो कविताएं लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बेसिक उसका मतलब व्याकरण वहां से आया शायद। पर लिखता रहा मैंने। फिर जब जो दिल्ली प्रवास था मेरा, उसमें करीब मैंने 18 प्ले लिखे, जो मतलब सभी एनएसडी ने किए मोस्टली। जो या तो ट्रांसलेशंस थे या एडेप्टेशंस थे, है ना, ये ड्रामेटाइजेशन थे कहानियों के। तो वो सारे के सारे एनएसडी में हुए। और मैंने 2 ओरिजिनल प्लेज भी लिखे। तो हमारे सारे लोगों ने, रविंद्रा के साथ, रॉयस्टन एबल के साथ, अनुराधा कपूर जी के साथ, अभिलाष पिल्लई के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने नाटकों का काम किया उस दौरान लिखने का। तो उसने एक अलग समझ दी कि एक राइटर के तौर पे भी आपकी समझ हो। तो मुझे लगता है कि एक एक्टर के अंदर अगर राइटर की समझ भी हो तो वो मेरे राइटर को मेरे एक्टर की समझ हेल्प करती है और मेरे एक्टर को मेरे राइटर की समझ हेल्प करती है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और साथ के साथ आप डायरेक्ट भी करते रहे हैं। आपने इधर रिसेंटली टेलीविजन, आपने बताया जैसे टेलीविजन का बहुत सारा डायरेक्ट किया था। बीच में आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म बनाई। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके लिए आप बनाते रहते हैं। तो ये किस तरीके से, ये क्या आगे हम चल के देखने वाले हैं कि आप कुछ सालों बाद शायद अपनी फिल्म अनाउंस करेंगे या फिल्में बनाने वाले हैं? मतलब कोशिश रहेगी, अगर मैं बना पाया तो जरूर बनाऊंगा। अदरवाइज जो मैंने कहा ना, वो बचपन की ट्रेनिंग ये ना कि कंप्लीट कुछ बने तो वो मजा आता है खुद का करने में। तो थिएटर टॉकीज जो यूट्यूब चैनल बनाया उसके पीछे मेरी मंशा ये थी। मुझे ये विचार आया कि यार हम लोग थिएटर में काम करते रहते हैं, कोई पैसे मिले ना मिले इसकी कोई परवाह नहीं करते। 20-20 दिन, 15-15 दिन, महीना दे देते हैं थिएटर को, और 5 पैसा भी ना मिले, फूटी कौड़ी भी ना मिले तो काम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही एक कैमरा लगा दें, भले छोटा सा DSLR भी, तो हम उम्मीद करते हैं कि पैसा मिले हमें। उसको हम थिएटर की निगाह से क्यों नहीं देख सकते? अगर सामने वाला नहीं कमा रहा है तो उसको भी थिएटर जैसा ही माने ना, कोई एक अच्छे काम के लिए। तो मेरा ये विचार था कि थिएटर टॉकीज, इसीलिए उसका नाम रखा। और मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा ग्रुप बनाता हूं, ऐसे कुछ लोग मेरे साथ आए जो जब भी उनके पास खाली वक्त हो तो कुछ बनाए। तो उस तरीके से हम 5-6 लोग जुड़े और हम लोगों ने वो बनाना शुरू किया। तो उस दौरान हमने बहुत सारे काम किए, अभी भी कर रहे हैं। और अभी धीरे धीरे हमने करके बहुत सारे इक्विपमेंट्स और सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। तो अब हम खुद अपने आप में मतलब प्रोफेशनल लेवल पे चीजें बना सकते हैं, इतना हम इकट्ठा कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है दादा, और ये भी आपके उसी ड्रीम को, उसी तरबियत को बताता है जहां आपने बोला कि भाई सब चीज कंप्लीशन में आप करना चाहते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि आपने लिखा भी, आपने बनाया भी और आपने फाइनल प्रोडक्ट सौंपा और अच्छा है। लेकिन उसके पीछे एक आमतौर पे लोग कहते हैं ना कि जैसे जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे बाकी चीजों का ख्याल नहीं रहता, मैं कंप्लीटली उसी में ही रहता हूँ और अपने आप को एक एक्टर की भूमिका में ही रखता हूँ। मैं ये फालतू में नहीं करता कि यार मुझे वो थोड़ा सा आता है, मुझे वो थोड़ा सा आता है। मैं अपना काम पूरा एक एक्टर के नजरिए से ही करता हूँ। और जब डायरेक्ट कर रहा होता हूँ मान लीजिए, तो मैं वो को एक्टर पे, ये जो मेरे एक्टर्स हैं उन पे ये बोझ नहीं डालता कि यार मैं एक्टर हूँ और मेरे से मानो, है ना। वो एक डायरेक्टर जैसा ही, मतलब वो जब जिस रोल में है, वो एक एक्टर की ट्रेनिंग ही है शायद कि आप जिस रोल में हो उस रोल को पूरी तरह से निभाएं। अब यहाँ पे हम कुछ सवाल ले सकते हैं, कुछ लोगों ने कुछ और सवाल भी यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे एक ने लिखा है कि आई लाइक टू लर्न द लाइन्स बट नॉट प्रिपेयर हाउ दे आर स्पोकन, गेट द स्पेसिफिक्स, बीट्स एंड माइक्रो बीट्स टुगेदर and deep and then work of other actors, or if it is a monologue, go off the reaction. तो यहाँ पे मेरे ख्याल वो पूछना चाहती हैं शायद कि वो जो रिदम और बीट की बात करते हैं हम नाटक या किसी भी मोनोलॉग्स में, उसको प्रिपेयर करने, क्योंकि उन्होंने लिखा है लाइंस। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ उनका सवाल क्या है। जो मैंने कहा ना कि लाइंस अच्छे से याद होनी चाहिए, उसके रिस्पॉन्स में शायद ये कहा है ना। मेरे कहने का मतलब लाइंस अच्छे से याद होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था कि आप मैकेनिकली प्रिपेयर कर लो, है ना। उसको कैसे अदा करना है वो बाद का काम है, लेकिन लाइंस ही मालूम नहीं होना ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लाइंस याद करने का मतलब उनको मैकेनिकली और जड़वत कर देना नहीं है, है ना। लाइंस आपकी बैकग्राउंड में है, आपके छोटे दिमाग में पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, ये मेरा बात था। ठीक है, सवाल और भी है लेकिन वो पीछे से पता नहीं चल रहा है मुझे। वो साइड स्क्रीन को वो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो हैंग हो रहा है। तो मैं एक और सवाल पूछूंगा, बड़ा ही आम सा। अभी बहुत ज्यादा हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, लंबा 6 से ऊपर हो चुके हैं, 10 मिनट में और खत्म करेंगे। अब कुछ ऐसे कि भाई एक्टर्स के जैसे आपके खास दोस्त लोग कौन है, या आपका हैंगआउट का एक अड्डा जो होता है वो क्या है, और वहां पे आप किस तरीके से एक्टिंग के ऊपर कभी बात करते हैं अपने खास दोस्तों से या उनसे इंस्पायर होते हैं, उसके बारे में कुछ? नहीं, दोस्तों से हम हमेशा इंस्पायर होते हैं, हर किसी दोस्तों से इंस्पायर होते हैं। और लकीली तो हमारे एनएसडी का होने की वजह से इतने सारे अच्छे एक्टर्स दोस्त हैं जिनसे हर एक से इतना कुछ सीखा जा सकता है ना। तो वो इंस्पिरेशन तो अपनी जगह होती रहती है, कई बार बातचीत में भी हो जाती है, कई बार एक दूसरे का काम देख के हम बहुत इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं। हाँ, लेकिन मेरे अच्छे दोस्तों में तो देख सब तुम लोग तो जानते ही हो, खैर अनूप और हरीश सबसे करीबी दोस्तों में से हैं। उसके अलावा सपना, परितोष, है ना, और दिल्ली में अभिलाष, शांतनु, निहाल, इस तरह के दोस्त हैं। तो दिल्ली में तो अड्डा बैठकी अक्सर एनएसडी ही रहती है जब भी होती है, या अपने एक दूसरे के घरों में, और या फिर बॉम्बे में होते हैं तो बॉम्बे में भी एक दूसरे के घरों में, या फिर वही अपना यारी रोड का इलाका, जेपी रोड, कभी इधर बैठ गए कभी उधर बैठ गए, वो है। लेकिन हम लोग ज्यादातर एक्टिंग पे बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, ऐसे ही अपनी जीवन पे ही बात करते हैं, ऐसे ही जो नॉर्मल ह्यूमन नेचर, क्या दिली बातें जो होती है ना प्रोफेशन की बात करते हैं ना एक्टिंग की बात करते हैं अक्सर। अब ये सही है, पर मुझे ये भी लगता है कहीं न कहीं कि अच्छे दोस्तों का हमारे करियर में भी काफी महत्व होता है और कहीं न कहीं कुछ योगदान भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कुछ ऐसे इंस्टेंसेस, अगर कोई ऐसे कुछ वाकयात याद हो या कुछ ऐसी बातें कि किसी की बात से कुछ आपको मदद हो गई हो, या किसी की किसी चीज से आपको अचानक एक्टिंग में कोई मदद आई हो, या आपके करियर में कोई मदद आया? बहुत सारे यार, हमारे तो क्लासमेट्स में जैसे रॉयस्टन और आदिल, इन लोगों से आपस में मतलब इतनी यारी दोस्ती, और उसमें हमेशा बैठकियों में एक दूसरे से इतना सीखा है ना। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने तो मतलब हमें
बिना कहे सपोर्ट किया है ना। चाहे हमारे सारे करीबी दोस्त हो, हरीश हो, अनूप हो, आदिल हो, रॉय हो, जितने भी, सपना, परितोष, जितने भी यार दोस्त हैं जिनसे अक्सर बार बार मिलना होता है, उन सब लोगों ने हमेशा किसी ना किसी रूप में एक दूसरे को सपोर्ट किया ही है, चाहे मतलब किसी भी तरह से। अच्छा, ये टाइमिंग शुरू हो गई है, 10 सेकंड दिखा रहा है, मेरे ख्याल इसका 1 घंटे का लिमिट होता है शायद, मुझे नहीं। हेलो, तो पुराने सवाल तो सारे निकल गए जो लोगों ने पूछे थे। हाँ, वो सवाल निकल गए क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं रहा, मैं भी पहली बार इंस्टा लाइव हूँ। मेरे ख्याल ये 1 घंटे का इनका टाइमर होता है, तो 1 घंटे के बाद वो अचानक से मैंने देखा 12, 10, 9 ऐसे घटना शुरू हो गया था टाइम। तो कोई नहीं, सवाल मेरे ख्याल कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर ली थी, जो मैं पूछ रहा था उससे मिलता जुलता ही पूछ रहे थे। बाकी कुछ लोग जानना चाहते थे कि आपने कभी किसी फिल्म में इंटीमेट सीन किया है, ऐसा एक सवाल मुझे याद है, तो कोई वो जानना चाहता था शायद। अगर मतलब किया है किया है, लेकिन वो सामने आई नहीं। अच्छा, वो आई नहीं। अच्छा, तो वो आने वाली है? अभी पता नहीं यार, वो कहीं अटकी हुई है। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहूंगा। बीच में हमने थोड़ी सी बात करी थी, जो उस समय मैंने उसको बोला था कि बाद में पूछूंगा, टाइप कास्टिंग को लेकर के। अब तो अभी जैसे आप लगातार काम कर रहे हैं आजकल, तो क्या आपको भी ऐसा टाइप कास्टिंग फेस करते हैं? क्या एक ही किस्म के रोल ऑफर किए जाते हैं जैसा आपने किया? नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि अभी पिछले काफी वक्त में देखोगे तो मेरे चरित्र जो मुझे मिले हैं वो या तो बाप का है, और बाप का है वो ऐसे बाप का है जो बच्चों से खुश नहीं है, वो कड़क बाप का, एक मतलब कड़क बाप है, या सन की बाप है, और या फिर मैन इन आर्मी, मैन इन यूनिफॉर्म, तो पुलिस वाला, आर्मी वाला, रॉ एजेंट, ISI का, है ना, IB का, इस तरह के चरित्र ही ज्यादा मिलते हैं। या मुक्काबाज और सिलेक्शन डे की वजह, या पंगा, इसकी वजह से स्पोर्ट्स कोच वगैरह का भी, है ना। हालांकि मुक्काबाज में वो नहीं था मैं, लेकिन स्पोर्ट फिल्म थी, और फिर लेकिन इन दो में तो स्पोर्ट्स कोच ही था एक तरह से, पंगा और सिलेक्शन डे में, तो इसके आसपास मिलते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश हमेशा होती है यार, देखो ऐसा है कि हर सारे दुनिया के सब बड़े से बड़े एक्टर्स उठा के देख लो, हमारी तो औकात क्या है, बड़े से बड़े एक्टर्स उठा के देख लो, वो एक तरह के चरित्र उनको मिलते ही रहे हैं, वो भी नहीं लड़ पाए हैं इस चीज से। तो एक एक्टर के तौर पे हमारा ये बनता है कि अगर मुझे बाप का रोल मिलता है तो 5 बाप के रोल ऑफर होते हैं, तो बेस्ट बाप का रोल कौन सा है वो करना चाहिए। और ये हमारे एज एन एक्टर और चैलेंज होता है कि अगर आपको सेम सिमिलर काइंड ऑफ रोल मिल रहे हैं तो आप उस सिमिलर काइंड ऑफ रोल में क्या नया देते हैं जो पिछले वाले से डिफरेंट हो, तो ये चैलेंज फिर और बढ़ जाता है शायद। हाँ, ये चैलेंज सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आप एक ही किस्म के भी अगर रोल मिल रहे हैं तो उसको डिफरेंटली कैसे करें। उसमें आप व्हाट न्यू यू हैव टू, मतलब हर किरदार में आप नया क्या ऐड कर रहे हैं, दैट इज द चैलेंज ऑफ एन एक्टर। हाँ, मैं ये भी एक पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई सक्सेस का मंत्रा क्या है। अब आपने सक्सेस को चख लिया है तो नहीं, तो बिल्कुल नहीं चखा, मैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, अभी कुछ नहीं प्लीज, ऐसा कुछ नहीं हो रहे हैं, डेफिनेटली काफी हो रहे हैं। अभी आपकी कई सारी अपकमिंग, अरे यार बहुत काम करना है, बहुत काम है, अभी कुछ भी नहीं। और आप अगर फेलो एक्टर्स को कुछ बताना चाहें कि भाई किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं वो, तो मुझे यार यही लगता है सक्सेस नाम की कोई चीज होती नहीं है, बहुत ही आपकी मानसिक स्थिति पे डिपेंड करता है कि सक्सेस आप किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किसको सक्सेस मानते हैं। बहुत से लोगों कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो भी सक्सेसफुल मान के बैठ जाते हैं, और बहुत से लोग बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी उनको लगता है बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। मुझे यही लगता है कि यार सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी। आप जर्नी को, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। अगर आप जहां आज खड़े हैं उस पर खुश नहीं है तो कल कहीं और खड़े होंगे उसमें भी खुश नहीं होंगे। तो आपको
आई थिंक यू शुड एंजॉय द जर्नी। अगर आप जर्नी एंजॉय कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत से लोग जुड़ते जाएंगे। अगर आप जर्नी एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो नोबडी वुड लाइक टू accompany you in your journey। बिल्कुल सही कहा। तो वही है, मुझे लगता है कि यही चीज है कि आप मस्त रहें, खुश रहें, कुछ नया करने की सोचें। आपको जो मिले ना उसको आप अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि आप उस आर्ट से प्यार करते हैं, उस आर्ट से आने वाले रिजल्ट से प्यार नहीं करते। तो आप अगर उस पे ढूंढेंगे, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं अकेले कमरे में भी बैठ के, तो वो काम भले लोग ना देखें, उसकी खुशबू पहुंचती है। तो आप अपना खुशबू को बनाएं। मतलब जैसे घर में हमारे खाना बनता है और अच्छा खाना बनता है तो पड़ोसी चाहे वो खाना नहीं खाए लेकिन उसकी खुशबू उस तक पहुंच जाती है। वो कहते हैं बड़ा सही खाना बना था आपका। मुझे लगता है अच्छा काम भी अच्छी खुशबू की तरह होता है। बहुत ही अच्छी बात कह दी आपने कि आप अपना काम करते रहे, है ना। जैसा हमारे गीता में मतलब गया कि भाई कर्म किए जा, फल की चिंता ना करें। बात नहीं है, मतलब आप किसी से भी, मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी बात है ना, हमारे मम्मी पापा बचपन से हमें कहते आए हैं, उनको अप्लाई करने की जरूरत है। जिनको हम टाल देते आए हैं ना मम्मी पापा की बातों को, कि ये तो क्या अनमोल वचन बोल रहे हो, क्या प्रवचन दे रहे हो। मुझे लगता है उन अनमोल वचनों, उन प्रवचनों में से एक अनमोल वचन को पकड़ के आप अप्लाई कर लो ना 100%, तो भी ठीक है। बहुत अच्छा। बाकी अभी आज के ताजा माहौल के बारे में एक दो सवाल करूंगा, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे पोस्ट देखता हूँ मैं फेसबुक पे, इंस्टा पे। अभी क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, कोरोना की वजह से पिछले 50 दिन से हम लोग तकरीबन लॉकडाउन में हैं। तो लॉकडाउन के टाइम में एक्टर्स या कोई भी क्रिएटिव पर्सन किस तरीके से अपना समय इस्तेमाल कर पाए, आप क्या क्या कर रहे हैं, वो भी लोग जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ, वो बताइए। मैं तो देखो यार बाल बढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल खुश नहीं हूँ इन बालों से कि क्या हो गया इन बालों को। एनीवे, मतलब मैं घर में जैसे मैं एक बहुत सालों पिछले 3-4 साल से एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ, बंदरों पे है डॉक्यूमेंट्री। तो उसकी करीब मेरे पास 17 घंटे की फुटेज है जो मैंने सारी शूट की है बंदरों पे। तो उसी की एडिटिंग पे लगा हुआ हूँ, तो वो मेरा बहुत सारा टाइम ले लेती है। उसके अलावा हमारे थिएटर टॉकीज का कुछ 1-2 और एपिसोड्स आने वाले हैं चांद पे चाय के, उसकी थोड़ा सा बेसिक एडिटिंग, कलर करेक्शन वगैरह हम लोग मिलके करते रहते हैं, इधर उधर फाइल भेजते रहते हैं। और उसके अलावा लगाऊं मैं, मतलब अपना मैंने पोएट्रीज को विजुअलाइज करके शूट करना शुरू किया। तो मैंने अपनी 4 पोएट्रीज को के लिए विजुअल शूट किए और वो अभी मैंने डाले भी है। तो इस तरह का काम कर रहा हूँ मेनली, कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ जो अभी अकेले घर में रह के क्या किया जा सकता है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि एक्टर्स के तौर पे अगर हम सब लोग अगर खाली बैठे हैं तो हम लोग कुछ नया सीखें। एनीथिंग, एक्टिंग की परवाह भूल जाइए, आप कुछ नया सीखिए। चाहे आप तबला बजाना सीखिए, चाहे पेंटिंग करना सीखिए, चाहे जो भी आपकी इच्छा है, घर में बैठे तो सीखें। मुझे लगता है कोई नई स्किल सीख डालिए बैठे बैठे, वो काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ही सही कहा दादा आपने। मैं भी इसी चीज में थोड़ा सा ऐड कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि रोलेक्स प्रो स्टूडियोज हम लोगों ने शुरू किया था कुछ टाइम पहले। जैसे ही शुरू किया वैसे ही लॉकडाउन आ गया, तो अभी हम लोगों ने भी ऑनलाइन तरीके से सोचा कि भी क्या क्या किया जा सकता है। उसमें से ही एक सीरीज है ये एक्टर्स टॉक, जो मैं पहले भी करता था। मैंने कहा कि चलो अभी ये चीज है जहां हम लोगों से रूबरू करवा सकते हैं, आप जैसे लोगों के साथ जो अच्छे एक्टर्स हैं कोशिश के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपने कहा कविताएं आपने शूट करी, मैं भी तकरीबन हर 2-3 दिन में एक कहानी पढ़ता हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल देता हूँ। तो तकरीबन मैंने 13-14 कहानियां पढ़ ली हैं। कुछ मैंने कहानी देखी हेमंत के एक्टिंग पे जो उसने किया काम, हेमंत ने तकरीबन 25-30 वीडियो बना लिए हैं, एक्टिंग की सीरीज बना ली है। तो वो सारा हम अपलोड कर रहे हैं। तो हम यही कर रहे हैं, कह रहे हैं लोगों से कि भाई काम आप बहुत कर सकते हो। उसके अलावा हम लोगों ने एक ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल भी शुरू किया है, क्वारंटाइन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप भी मेंबर हैं उसमें।
तो वो भी हमने उसकी अभी डेडलाइन बढ़ा दी है क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया है, तो हमने सोचा कि काफी एंट्रीज आ गई हैं, उसमें तकरीबन 40-45 के करीब फिल्में आ चुकी हैं। हमने कहा कि चलो पार्टिसिपेशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, वो भी एंट्रीज बढ़ा दी है हम लोगों ने। गुड गुड यार, बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही हम कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है खाली वक्त का इस्तेमाल, मैं हमेशा कहता हूँ कि दो ही चीजें से किया जा सकता है, लर्निंग एंड क्रिएटिंग। यू शुड लर्न समथिंग न्यू एंड क्रिएट समथिंग उसके थ्रू। तो वही है, तो ये तो बहुत अच्छा मौका मिला है जिसमें जो मुझे लगता है ये हमारी इनर हीलिंग भी कर रहा है और हमारी सराउंडिंग्स की आउटर हीलिंग भी हो रही है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को नए इंसाइट्स मिल रहे हैं इन दिनों सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके। तो आपको भी इन 50 दिनों के सेल्फ एक्सप्लोरेशन में, जो आप मेरे ख्याल अकेले ही हैं 50 दिन से, कहीं ज्यादा निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपकी ऐसी क्या एक्सपीरियंसेस हैं या क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे जो आपको इन दिनों महसूस हुई? या मेरा तो वही कि मतलब एक तो अगर इफ यू आर नॉट योर मतलब इफ यू आर नॉट हैप्पी अलोन, जो कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट हैप्पी अलोन देन यू आर इन अ बैड कंपनी। सही बात है। यस, तो आप अगर आप अपने साथ खुश नहीं है तो आप गलत साथी के साथ हैं। तो आप सबसे पहले तो हमें शायद अपने साथ रहने की आदत, कि हर छोटी मोटी बात पे हम खुशियां बाहर ढूंढने जाते हैं। बिल्कुल, वो हमारे अंदर, खुशियां बाहर तलाशते हैं। शायद खुशियां अंदर ही है, अपने अंदर खुशियां तलाश है। वो इनर जर्नी ही हमेशा काम आती है। और दूसरा यही कि हम देखो कितने कम चीजों के साथ जी सकते हैं। हमने कितनी सारी चीजें ऐसे ही पाल रखी है, शायद उनकी जरूरत भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ विल बी सेम आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोरोना। बहुत सारा परिवर्तन सब लोगों में आएगा एंड आई थिंक इट विल बी फॉर गुड। और नेचर भी अपने को इस तरीके से बैलेंस ही कर रही है कहीं ना कहीं कोरोना के थ्रू। अभी आबो हवा अच्छी हो गई है, ताजगी है, पोल्यूशन और ओजोन लेयर हो गया है, लगी है, यमुना काली, यमुना नीली दिखने लगी है ना। बहुत सारी चिड़िया वगैरह ज्यादा आने लगी हैं। बहुत सारे हैं, कितने सारे ऐसे चीजें हैं जो सारे एनिमल्स खुश हैं कि आदमी अंदर घर में घुसा हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। वो लोग खुश हो रहे हैं कि यार ये अब हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा सवाल जो आप चाहें कि मैं आपसे पूछूं? ऐसा भी होता है कई बार, हमेशा हम चाह रहे होते हैं यार ये वाला सवाल नहीं पूछा तुमसे। नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। मेरे को तो तुमने बहुत अच्छे से बहुत सारे सवाल पूछे और हर तरह से तुमने उसको क्या कहते हैं ना, काफी सारी चीजें कवर कर ली है ना। और मुझे खुद को ही ऐसा लगता है क्या मैं अपने बारे में क्या बताऊं, तो ऐसा क्या है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं जो क्या बताऊं और क्या वो कर रहे हैं साथ में मिलके, मतलब ये शेयरिंग थिंग्स है ना। तो यही एक शेयरिंग ही सबसे बड़ी चीज है आज के वक्त में। ठीक है, तो ऑन दिस नोट फिर इसको बंद करते हैं आज के लिए। 6:30 होने वाले हैं, है ना। शुरू में हमारा आधा घंटा 40 मिनट तो ऐसे ही खराब हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई आपका। आप आए बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे। परसों ही आपसे बात हुई थी और आपने समय दिया और आपने इतने सारी बातें बताई अपने जीवन से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड। आई एम श्योर कि जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, उनको बहुत फायदा हुआ है। मुझे भी कई चीजें सीखने को मिली, समझने को मिली। इंसान एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख लेता है ना। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और सारे लोग जो भी जुड़े उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।